चलिए अभी के क्लास में हम जो है 19वां और 18वां टेस्ट पेपर जो है उस पर डिस्कस करेंगे। 20वां 21वां 22वां 23वां इतने सारे पर जो है डिस्कस हो चुका है। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे कि बिहार में अभी तक जो है कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो राष्ट्रपति शासन बिहार में अभी तक जो है वह 8 बार लगा है। आप लोग बता सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन जो लगता है, ठीक है, वह आपको किस अनुच्छेद के अधीन लगता है, किस अनुच्छेद के अधीन लगता है। बिल्कुल 356 के अधीन लगता है। अच्छा, आप लोग ये बता सकते हैं कि बिहार में पहला बार राष्ट्रपति शासन आपको कब लगा था। तो पहली बार जो बिहार में आपको राष्ट्रपति शासन लगी थी वह 29 जून 1968 को लगी थी। 29 जून 1968 को लगी थी और 22 ये आपको 26 फरवरी 1969 तक रही थी, लगभग 8 महीने रहा था। पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है वह 30 जून 1968 को लगी थी और 26 फरवरी 1969 को आपको जो है यह खत्म हुई थी। ठीक है, और अभी तक टोटल जो है 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। हाल ही में जो आपको राष्ट्रपति शासन मतलब अभी तो 2023 चल रहा है, 18 साल पहले 2005 में आपको राष्ट्रपति शासन लगा था, जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। ठीक है, तो ये डाटा आपको याद रखना है। पहला 1968 में और इससे ठीक पहले जो है 2005 में आपको राष्ट्रपति शासन लगा था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में वैवाहिक अवसरों पर बारातियों के चले जाने के बाद हास्य परिहास युक्त नाट्य प्रस्तुति जो घर की महिलाओं के द्वारा किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, डोमकच कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए, झिझिया जो है ये आपको किस क्षेत्र में ज्यादातर खेला जाता है, झिझिया नृत्य। बिल्कुल मिथिला क्षेत्र में जो है ज्यादातर आपको खेला जाता है न, इंद्र भगवान को मनाया जाता है। और विदेशिया भिखारी ठाकुर आपको किस नृत्य से जुड़े हुए हैं, लोकनाट्य से। तो विदेशिया से आपको जुड़े हुए हैं न। चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है 1875 में 1875 में बिहार हैरान का प्रकाशन जो है किसके द्वारा किया गया। इनका सही उत्तर होगा गुरु प्रसाद सेन के द्वारा 1875 में बिहार हैरान का प्रकाशन किया गया। आगे देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है वह 12वें स्थान पर है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से बताइए तो कौन से स्थान पर है बिहार। क्षेत्रफल की दृष्टि, बिल्कुल जनसंख्या की दृष्टि से आपको तीसरे स्थान पर है। और जन घनत्व की दृष्टि से बिहार किस स्थान पर है, जन घनत्व की दृष्टि से। नोट में 13वां हो सकता है, क्योंकि बीच में आपको जम्मू कश्मीर सबका जो उल्टा पुल्टा हुआ है ना, इस कारण जो है हो सकता है। ठीक है, जन घनत्व की दृष्टि से बिहार जो है वह आपको
पहले स्थान, किस स्थान पर? पहले स्थान। ठीक है। अगला है, किस शासक ने सर्वप्रथम सिक्का को रुपया नाम दिया था? तो शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। ठीक है। मध्यकाल में बिहार से आपको पूरे देश के शासन को अपने हाथों में लिया था। ये हुमायूं और अकबर के बीच में आपको शेरशाह सूरी जो है प्रभाव में आए थे। तो शेरशाह सूरी ने आपको सिक्के को सर्वप्रथम रुपया नाम देने का कार्य किया। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का सफरेज आंदोलन। ये क्वेश्चन कई बार आपको हो चुका है। किससे संबंधित है? ये महिलाओं के मताधिकार से संबंधित है। आप लोगों को याद ही होगा कि अमेरिका में महिला को मताधिकार कब मिला? 1900 कितना में? 20 में। ठीक है। भारत में महिला को मताधिकार कब मिला? 1926 में। इंग्लैंड में महिला को मताधिकार कब मिला? 1928 में। तो यूरोप का सफरेज आंदोलन जो है ये महिलाओं के द्वारा मताधिकार की प्राप्ति के लिए चलाया गया। अगला क्वेश्चन है, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के लिए गोल्डन आवर कितने घंटे का होता है? ये एससीईआरटी का आपको क्वेश्चन है। 1 घंटा। 1 घंटा में वो अस्पताल पहुंच जाए तो जितनों ज्यादा दुर्घटना है तो बचने की संभावना रहती है, प्राथमिक उपचार उसको मिल जाए तो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के लिए गोल्डन आवर जो है वह कितने समय का होता है? आपको 1 घंटे का होता है। ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के स्वतंत्रता और कितने प्रकार के समता का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान की जब आप प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो उसमें आपको 3 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख है। आप लोग बता सकते हैं ये 3 प्रकार के स्वतंत्रता जो है वह कौन कौन सी स्वतंत्रता है जिसका प्रस्तावना में उल्लेख है? प्रस्तावना याद है ना आप लोगों को? हम भारत के लोग कोई बताइए। तो 1 मिनट आप लोगों को सोचने का भी समय दे रहे हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपको 3 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख है। वह आपको कौन कौन है? देखिए, आप जब देखते हैं भारत के संविधान के प्रस्तावना को तो उसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास और विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो एक हो गया आपको विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा हो गया विश्वास की स्वतंत्रता और तीसरा हो गया धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो 3 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख है। 3 प्रकार के न्याय का भी उल्लेख है। कौन कौन सा न्याय? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? 3 प्रकार के न
तीन प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीन प्रकार का न्याय हो जाएगा। और चार प्रकार का स्वतंत्रता हो जाएगा, विचार का, अभिव्यक्ति का, विश्वास का, धर्म और उपासना। हालांकि विचार अभिव्यक्ति को आप एक श्रेणी में भी रख सकते हैं। और समता जो है, दो प्रकार की समता का वर्णन है, प्रतिष्ठा का समता और अवसर का समता। प्रतिष्ठा और अवसर का समता। तो इनका जो उत्तर हो जाएगा वह 3 और 2 में बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला है, इसमें कौन मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, बाल मजदूरी का अधिकार। बिल्कुल, बाल मजदूरी को जो है प्रतिबंधित किया गया है। बाल मजदूरी करने का अधिकार किसी को नहीं है, ये क्या है आपको प्रतिबंधित है। तो इनका जो उत्तर हो जाएगा वही चौथा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला है, जगदीप धनखड़ जो है भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में किस क्रम पर है? बताइए किस क्रम पर है, याद होगा आप लोगों को। बिल्कुल, 14वें क्रम पर है। किस क्रम में है? 14वें। जगदीप धनखड़ जो है भारत के राष्ट्रपति के रूप में 14वें क्रम पर है। अगला है, वह हैलोजन जिनका उपयोग पीड़ाहारी के रूप में होता है, यानी दर्द को कम करने में, कौन सा हैलोजन हो जाएगा? बिल्कुल, ब्रोमीन का उपयोग जो है पीड़ाहारी के रूप में होता है। और अच्छा, एंटीसेप्टिक के रूप में, यानी घाव सबको सुखाने में किनका उपयोग होता है? एंटीसेप्टिक के रूप में, पीड़ाहारी दर्द को कम करने में ब्रोमीन का, एंटीसेप्टिक के रूप में आपको किनका उपयोग होता है? क्लोरीन का, नहीं क्लोरीन नहीं, आयोडीन का। एंटीसेप्टिक के रूप में आयोडीन का। कीटाणुनाशक के रूप में आपको किसका प्रयोग होता है? क्लोरीन का। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग होता है? क्लोरीन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन यूरेनियम का अयस्क नहीं है? यूरेनियम का अयस्क इनमें कौन नहीं है? ठीक है, बताइए। देखिए, आप लोगों को पता है कि मोनाजाइट, ठीक है, ये यूरेनियम का अयस्क है। ठीक है, बीच ब्लेंड भी है आपको, लेकिन आपको कॉर्नेटाइट और हेमेटाइट, हेमेटाइट लोहा का अयस्क है, यूरेनियम का अयस्क नहीं है। ठीक है, तो एक से अधिक वाला जो ऑप्शन है ये 5वां, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगले पेज में देखते हैं, इनमें कौन कोलाइट का उदाहरण है? पानी और चीनी का जो मिश्रण है, ये किसका उदाहरण है? वास्तविक विलयन का। इसका उदाहरण है वास्तविक विलयन का। ठीक है, रक्त, कोहरा, दूध, ये सब किसका उदाहरण है आपको? कोलाइट का। रक्त, कोहरा, दूध, ये तीनों किसका उदाहरण है? कोलाइट का। नदी का गंदा पानी है, वो उदाहरण है निलंबन का। किसका उदाहरण है? निलंबन का। यानी कहने का मतलब है कि वह मिक्सचर जिसमें जो मिश्रित कण है, दोनों में किसी का जो है हमको अलग अलग मतलब पता नहीं चले, बहुत ही सूक्ष्म मिश्रण है, तो वो वास्तविक विलयन है। यदि आपको विलेय के कण का आकार वास्तविक विलयन से
बड़ा है लेकिन निलंबन से छोटा है तो उसको हम कोलाइड कहते हैं। रक्त, कोहरा, दूध, ये सब किसका उदाहरण है? कोलाइड का। तो पांचवा ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा, एक से अधिक वर्ष। अगला है अंतरिक्ष यात्री के संबंध में गलत कथन चुनिए। आप लोग सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में पढ़े होंगे। उनके बाल हमेशा खड़े रहते, बिल्कुल सही बात है, बाल हमेशा खड़े रहते हैं। उन्हें उड़ते हुए खाने के पैकेट को पकड़ना पड़ता है क्योंकि ग्रेविटी और हवा तो वहाँ बिल्कुल होता ही नहीं है। तो ये दोनों कथन सही है। वे अंतरिक्ष में खड़े होकर घूम फिर सकते हैं, खड़ा उसमें हो ही नहीं सकता, अंतरिक्ष में उसको तैरना पड़ता है क्योंकि वहाँ ग्रेविटी और हवा बिल्कुल नहीं है। तो ये कथन क्या है? आपको गलत है और गलत कथन ही चुनना था। चौथा फिर सही है, उन्हें हमेशा ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयोग करना पड़ता है, ये भी बात सही है। तो आपको तीसरा कथन गलत है और गलत ही चुनना था, तो 14 का सी नंबर हो जाएगा। 15 में है चालक तार की मोटाई को यदि बढ़ा दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, देखिए कोई भी जो चालक तार है ना, उस तार की मोटाई को यदि बढ़ा देंगे आप तो उनका प्रतिरोध कम हो जाएगा। तार की मोटाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध जो है कम हो जाएगा और तार की लंबाई को बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध उसका बढ़ जाएगा। तो चालक तार की मोटाई को बढ़ा देने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा? घट जाएगा, पहला ऑप्शन। और लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 10 मित्र परस्पर हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी होगी? जब 10 मित्र परस्पर हाथ मिलाएंगे तो एक गो मित्र कितने से हाथ मिलाएगा? तो 9 आदमी से हाथ मिलाएगा। तो टोटल हाथ मिलाने की संख्या जो होगी वह 10 गुना 10 माइनस 1 यानी 10 गुना 9 90 हो जाएगा। इसी तरह आपको यदि क्वेश्चन कह दे कि बच्चों की एक पार्टी में प्रत्येक ने प्रत्येक को उपहार दिया, ठीक है, बच्चों की एक पार्टी में प्रत्येक ने प्रत्येक को उपहार दिया और यदि उपहारों की कुल संख्या 132 है तो बच्चों की संख्या कितनी होगी? तो आपको 132 का ऐसा खंड करना पड़ेगा जिसके बीच का अंतर 1 हो। तो वो आपको 12 और 11 हो जाएगा। तो बच्चों की संख्या 12 होगी, तब एक बच्चा आपको 11 ठो को उपहार देगा, तो टोटल उपहार की संख्या जो है 132 हो जाएगी ना। तो इसका आंसर जो है वो 90 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 और 16 का गुणोत्तर माध्य। तो गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए समांतर माध्य यदि रहता तब तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते। गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए जो संख्या दिया हुआ है उसका हमको वर्गमूल निकालना पड़ता है गुना करके। तो रूट अंडर 4 गुना 16, 4 का वर्गमूल 2, 16 का वर्गमूल 8, तो कितना हो जाएगा? 16 का वर्गमूल 4, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। तो दूसरा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे है इनमें गलत कथन को चुनिए। दो सम संख्या का योग हमेशा सम होगा। बिल्कुल सही बात है, कोई भी दो सम संख्या लीजिए और उसको जोड़िए तो सम ही होगा। दो विषम और एक सम संख्या का योगफल भी विषम भी हो सकता है, कभी नहीं, क्योंकि दो विषम जुड़ के हमेशा सम होगा और फिर उसमें हम सम को जोड़ेंगे तो हमारा परिणाम सम ही होगा। तो इसीलिए ये कथन क्या है? गलत है। एक सबसे छोटी विषम संख्या है, ये बात सही है। एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, ये बात गलत है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? आपको 2 है। तो इसमें सही कथन 2 गो है, गलत कथन भी 2 गो है। कह रहा है इनमें गलत कथन है, तो एक से अधिक वाला ऑप्शन जो होगा वो आंसर हो जाएगा। आगे है आपको सेंटीग्रेड और फारेनहाइट में तापक्रम किस बिंदु पर एक जैसा होता है? तो देखिए -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फारेनहाइट आपस में एक दूसरे के क्या होता है? बराबर होता है। -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फारेनहाइट
आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इसलिए इसका आंसर सी नंबर होगा। अगला है माहिष्मती। माहिष्मती किसका पुराना नाम था? तो बिहार का जो मधुबनी जिला है ना, उसका पुराना नाम क्या था? माहिष्मती था। तो इसका उत्तर कितना नंबर हो जाएगा? सी नंबर। तो इस तरह ये 19वां जो टेस्ट था उसमें कुल 20 प्रश्न थे जो आपको कंप्लीट हो गया। अब 18वां टेस्ट को हम क्या करते हैं, स्क्रीन पर देते हैं। ठीक है। ये जो आपको 18वां टेस्ट का क्वेश्चन है, पहला है परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन है? तो परिवहन का सबसे सस्ता साधन यदि पूछेगा तो वो आपको जल परिवहन है। तब ना आपको जितना भी एक देश से दूसरे देश के बीच व्यापार होता है वह किसके द्वारा होता है? जल परिवहन के द्वारा ही होता है, समुद्री मार्ग से, क्योंकि जल परिवहन में खर्चा सबसे कम आता है। ठीक है, हालांकि समय बहुत लगता है जल परिवहन में, उसके मुकाबले सब में समय कम लगता है, लेकिन यह आपको सबसे सस्ता और सबसे पुराना, यदि आपको पूछे कि परिवहन का सबसे सस्ता और सबसे पुराना साधन कौन है, तो वो आपका उत्तर होगा जल परिवहन। ठीक है। और वायु परिवहन जो है सबसे तेज, सबसे नया, सबसे महंगा साधन है। सबसे तेज, सबसे नया और सबसे महंगा साधन है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्य का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले स्थान पर आपको उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है जनसंख्या की दृष्टि से, तीसरे स्थान पर बिहार है, उनके बाद चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल है, पांचवें स्थान पर आंध्र प्रदेश है। तो 2, 1, 3, 4, 5 वाला उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। आगे है त्योहारों का देश किसे कहा जाता है? ठीक है, त्योहार का देश जो है किसको कहा जाता है? तो देखिए त्योहारों का जो देश है ना, वह फिलीपींस को कहा जाता है। त्योहारों का देश जो बुक है SCERT वाली, उसमें यदि आप एशिया महादेश के बारे में पढ़िएगा तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि त्योहारों का देश जो है वह फिलीपींस को कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है बिस्कोमान जो है वह कौन चीज उपलब्ध कराती है? बिस्कोमान जो है कौन चीज उपलब्ध कराती है? तो बिस्कोमान जो है वह खाद बीज केवल उपलब्ध कराने का जिम्मेदारी बिस्कोमान पर है। तो 4 का ए नंबर। आगे है इनमें कौन शास्त्रीय भाषा नहीं है? आपको पता है कि शास्त्रीय भाषा उसको कहते हैं जिसका इतिहास 1000-1500 साल पुराना हो। भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, जिसमें आपको तमिल, तेलुगु, उड़िया, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, मलयालम, 4 को यही हो गया है, और कन्नड़, और कन्नड़। अब छठा कौन है आपको? संस्कृत। ये 6 भाषा जो है आपको क्या है? शास्त्रीय भाषा है। तो हिंदी जो है भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है, क्योंकि इसका इतिहास मुश्किल से 300-400 साल क्या है आपको पुराना है। ठीक है, तो हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है, भारत की राजभाषा हिंदी है। अगला क्वेश्चन है लोक लेखा समिति के सदस्यों का निर्वाचन जो है वह कैसे होता है न? तो लोक लेखा समिति के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वह अनुपातिक एक संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, जिस पद्धति के द्वारा
राज्यसभा सदस्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि का चुनाव होता है, उसी पद्धति के द्वारा लोक लेखा समिति के सदस्यों का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो नीति आयोग का गठन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद को खत्म करके न मर्ज करके नीति आयोग का निर्माण किया। और नीति आयोग का जो गठन है वह 1 जनवरी 2015 को हुआ था। 1 जनवरी 2015 को। अगला है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता? आपको पता है में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा तीनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद का मेंबर जो है वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। विधान परिषद केवल अभी 6 राज्य में है। अगला है, इनमें कौन समवर्ती सूची का विषय है? तो रक्षा तो केंद्र सूची का विषय है, संघ सूची का। रक्षा पर केवल केंद्र सरकार क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। लेकिन इसी तरह आपको शराब जो है उस पर केवल राज्य सरकार क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। टोल टैक्स जो है वो भी आपको राज्य सरकार लेती है, लेकिन विद्युत जो है उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। तो समवर्ती सूची का विषय जो है वह कौन हो जाएगा? विद्युत हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। आगे आपको क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है और यह किसका मिश्र धातु है? तो याद रखिएगा, जर्मन सिल्वर तांबा, जस्ता और निकेल, तांबा, जस्ता और निकेल का मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर, तांबा, जस्ता और निकेल का है। तांबा और टीन का मिश्र धातु है कांसा, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है पीतल, निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है नाइक्रोम है। अब तांबा, जस्ता, निकेल तीनों मिला देंगे तो जर्मन सिल्वर बनके तैयार होता है। 10 का सी नंबर। आगे है, सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण किससे होता है? तो सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण जो है वह हाइड्रोजन से होगा। जो सबसे बेस्ट ईंधन है उससे पर्यावरण प्रदूषण सबसे कम होगा, जिसका उष्मीय मान सबसे ज्यादा है। हालांकि सीएनजी से भी कम होता है, एलपीजी में सीएनजी से थोड़ा ज्यादा, कोयला में सबसे ज्यादा, लेकिन यहाँ पर सबसे अधिक कम पूछ रहा है पर्यावरण प्रदूषण किससे होता है। उत्तर जो है इसका हाइड्रोजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें किसका उपयोग खाद्य परिरक्षण में होता है? तो सोडियम बेंजोएट का उपयोग, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का उपयोग, ये दोनों का तो होता ही है। एसिटिक अम्ल या सिरका का भी प्रयोग जो है वो आपको खाद्य परिरक्षण में होता है। तो एक से अधिक वाला जो ऑप्शन है, पांचवा ऑप्शन, वो आपको सही हो जाएगा। आगे है, भूकंप तरंग का तीव्रता जो है मापने वाला उपकरण का नाम, उपकरण का नाम सिस्मोग्राफ हो जाएगा। उपकरण का नाम क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ। हाँ, यदि ये मांग पूछता कि भूकंप तरंग की तीव्रता किस स्केल पर मापा जाता है, तब हो जाता आपको रिक्टर स्केल। कौन सा स्केल? रिक्टर स्केल। अगला है, आवर्धक लेंस के रूप में किनका व्यवहार होता है? तो आवर्धक लेंस के रूप में आपको, आवर्धक लेंस है ना, आवर्धक लेंस का मतलब जो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाए, तो आवर्धक लेंस में उत्तल लेंस का क्या होता है? आपको व्यवहार होता है ना। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की खोज किसने की? आप लोगों को 1000 बार हम बताए हैं, ठीक है, कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का खोज जो है वो, हालांकि फैराडे ने नियम दिया, ठीक है, वो भी रासायनिक प्रभाव का अध्ययन किए, लेकिन रासायनिक प्रभाव का खोज विलियम निकलसन ने किया था। और
ऑस्टेड जो है चुंबकीय प्रभाव का खोज, और जूल जो है उष्मीय प्रभाव का खोज की थी। कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा क्या होती है, नियत होती है। न तो ऊर्जा का निर्माण होता है, न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। तो ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा जो है वह नियत होती है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो देखिए, पायरिया, मलेरिया, उसके बाद पायरिया का, मलेरिया का, पेचिस का, कालाजार का, गियार्डियाता का और स्लीपिंग सिकनेस, 6 गो बीमारी याद रखिए। मलेरिया, कालाजार, अमीबिया, पेचिस, स्लीपिंग सिकनेस, गियार्डियाता और दांत का रोग पायरिया, ये 6 गो बीमारी प्रोटोजोआ से होता है। तो इसमें पायरिया और मलेरिया दोनों प्रोटोजोआ से होता है, इसीलिए एक से अधिक वाला ऑप्शन सही होगा। रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है, मरासमस जो है वो प्रोटीन की कमी से होता है। अगला है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत देने का काम किया था, स्लाडेन और स्वान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 8 क्रमागत संख्या का औसत 8.5 है। जब ये औसत 8.5 है, ठीक है, तो यह औसत 8 और 9 के बीच होगा। ठीक है। और 8 गो क्रमागत संख्या है, तो 4 गो इधर और 4 गो इधर, इधर 7, 6, 5, इधर 10, 11 और 12, 8 गो संख्या हो गया। तो प्रथम संख्या 5 और अंतिम संख्या 12, तो 5 12 का गुणनफल कितना हो जाएगा, 60 बताए हुए हैं। तो इसका आंसर कितना होगा, 60। अगला है, अंग्रेजी के अक्षर डी में कितना सममित रेखा है? अंग्रेजी का अक्षर डी है, क्या है आपको, डी है। तो डी में आप ऊपर नीचे दो भाग में नहीं बांट सकते, केवल आप क्षैतिज एक वो सममित रेखा खींच सकते हैं, इससे वह दो भाग में बट जाएगा। तो अंग्रेजी के अक्षर डी में केवल एक सममित रेखा है। ठीक है। अगला है कि दो कोटि पूरक कोण का योगफल, तो कोटि पूरक या लंब पूरक कोण का योगफल हमेशा कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो दो कोटि पूरक कोणों का योगफल जो है हमेशा किसके बराबर होगा, एक समकोण के बराबर होगा। अगला है, दिन का कैलेंडर से वैसा ही संबंध है जैसा समय का। तो दिन को कैलेंडर में देखते हैं और समय को किस में देखते हैं, घड़ी में देखते हैं। तो 23 का डी नंबर है। अगला है, रीजनिंग का ही प्रश्न है कि राजीव अतुल का भाई है। राजीव जो है वह अतुल का भाई है। तो अतुल और राजीव एक पीढ़ी में है, राजीव अतुल का भाई है, इतना लिखेंगे नहीं चलेगा। तो आर और ए, राजीव जो है अतुल का भाई है। ठीक है। सोनिया सुनील की बहन है। ठीक है। अतुल सोनिया का पुत्र है। अतुल जो है सोनिया का पुत्र है, अतुल सोनिया का पुत्र है, और सोनिया सुनील का बहन है। सोनिया जो है सुनील का क्या है, बहन है। ठीक है। तो राजीव का सोनिया से क्या संबंध है? तो ये दोनों देखिए, राजीव का किससे कौन संबंध है, सोनिया से ना, राजीव का सोनिया से। तो सोनिया कौन होगा, राजीव, राजीव का सोनिया से, सोनिया राजीव का जो है वो मतलब पुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुत्र है ना, डी नंबर, यानी सोनिया का पुत्र हो जाएगा राजीव। आगे है, 2 जनवरी को शनिवार है, तो 17 जनवरी को, तो 2 जनवरी को शनिवार है, तो 2 7 9 को भी शनिवार होगा, 9 7 16 को भी शनिवार होगा, तो 17 को क्या होगा, रविवार होगा। बी नंबर।
अगला है शंक्वाकार चोंच किसका होता है। तो जो भी आपको मांसाहारी पक्षी है उनका चोंच क्या होता है, शंक्वाकार। तो इसमें तो कोई मांसाहारी पक्षी है नहीं, किसी का चोंच शंक्वाकार नहीं हुआ। मांसाहारी का मतलब हुआ कि मांस को फाड़ता है वह, नहीं चीरता है, जैसे बाज, गेंद, ये सब। अगला है, इसमें ई नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय में कितने प्रांगण थे। तो 8 प्रांगण थे। आप लोगों को 3, 4, 5 एससीईआरटी के नोट में ये चीज दिखाए हुए हैं, याद कराए हुए हैं। कलमकारी कहाँ का चित्रकला है। तो कलमकारी जो है कहाँ का चित्रकला है, आंध्र प्रदेश का। कहाँ का, आंध्र प्रदेश का चित्रकला है कलमकारी। मधुबनी चित्रकला बिहार का। वर्णी चित्रकला मुंबई का। न पट्टचित्र कहाँ का है, उड़ीसा का। ये सब याद रखना है। दादर और नागर हवेली की वर्तमान राजधानी कहाँ पर है। तो दादर और नागर हवेली की पहले थी राजधानी सिलवासा, लेकिन अभी जो है दादर नागर हवेली जो है वह दमन दीव के साथ मिल गया है और दोनों का संयुक्त राजधानी कौन है, दमन है। तो दमन इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है। तो ध्वनि प्रदूषण को आपको मापा जाता है किसमें, डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है, डेसिबल। ठीक है, तो डेसिबल इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह 40 मिनट में ये दोनों सेट आप लोगों का क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट टाइम आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है।